सरकारी ससुराल की नौकरी। विनय और सूरज अपने माता पिता के बने हुए पुश्तैनी मकान में एक साथ रहा करते थे। विनय बड़ा भाई था, सूरज छोटा। विनय की शादी रुचिका से हुई थी और सूरज की शादी प्रेमा से हुई थी। विनय की शादी के कुछ साल बाद उसकी पत्नी रुचिका को एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम वो काव्या रखते हैं। बेटी के जन्म के बाद रुचिका अस्पताल से घर आ जाती है और उसके घर आने के बाद पड़ोस में रहने वाली औरतें बधाई देने उसके यहाँ आती हैं। बधाई हो भाई साहब, लक्ष्मी हुई है आपके घर। अब तो समझ लीजिए आप नौकरी में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अरे भाई, बिटिया सौभाग्य वालों के यहाँ ही जन्म लेती हैं। सबकी किस्मत में नहीं होती हैं ये नन्ही परियां। रहने दीजिए बहन जी, मैं खूब समझता हूँ ये सब बातें। आप मुझे सुनाने के लिए कह रही हैं ना, वरना ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि खानदान का वंश तो बेटे से ही आगे बढ़ाते हैं। बड़ी इच्छा थी हमें कि हमें भी एक सुंदर सा बेटा पैदा हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, ईश्वर के विधान के आगे किसका बस चलता है। अरे भाई साहब, निराश क्यों होते हैं आप? कोई बात नहीं, इस बार बिटिया होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगली बार ज़रूर बेटा ही होगा। जैसा कि पड़ोसन ने कहा था, वास्तव में अब तो विनय को अपनी दूसरी संतान से ही सारी उम्मीदें थी। बेटी काव्या के जन्म से उसकी माँ तो फिर भी खुश थी, लेकिन पिता विनय चिढ़ा चिढ़ा सा रहता था। उसके मन में एक टीस बार बार उठती कि काश इसकी जगह एक बेटा पैदा हुआ होता तो आज वो समाज में सीना ठोक कर चलता। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। काव्या 3 साल की हो जाती है। भाग्यवान, पहली बार में तुमने बेटे की जगह एक बेटी पैदा कर दी। तुम्हारी बेटी को सिर्फ इस उम्मीद में स्वीकार किया मैंने कि आज नहीं तो कल एक बेटा मेरी गोद में खेलेगा, लेकिन भगवान ने तो जैसे आंखें ही मूंद लिए। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी पता नहीं तुम्हारी गोद क्यों नहीं भर रही है। पति के चिंतित होने पर पत्नी रुचिका डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है और डॉक्टर की बताई तमाम दवाइयां खाने के बाद भी रुचिका को दूसरा बच्चा नहीं हो पाता। इस तरह वो सिर्फ एक बेटी की ही माँ बनकर रह जाती है। जब से विनय को पता चला था कि उसकी पत्नी रुचिका अब दोबारा माँ नहीं बन सकती, वो काव्या से पहले से भी ज़्यादा खींचा खींचा सा रहने लगा था। इसी बीच उसके छोटे भाई सूरज की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है जिसे प्यार से सभी मुन्ना कहते हैं। प्रेमा के बेटे को जन्म देने के बाद घर का माहौल बदलने लगता है। विनय को भी अब मुन्ने में ही अपना होने वाला वारिस नजर आने लगता है। मुझे भगवान ने बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, अब मुन्ना आ गया है ना। देख सूरज, मुन्ना सिर्फ तेरा ही बेटा नहीं है, मेरा भी उस पर बराबर का अधिकार है। हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं तो कहता हूँ आप इसे गोदी ले लीजिए। और मैं और प्रेमा मुन्ना के लिए इतना नहीं कर पाते जितना आप करते हैं। इसकी छोटी सी छोटी बात का ख्याल रहता है आपको। मुन्ना तो बहुत ही किस्मत वाला है जो उसे आपके जैसे बड़े पापा और भाभी जैसी बड़ी माँ का प्यार मिल रहा है। जैसे जैसे मुन्ना बड़ा हो रहा था, विनय का उसके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। वो उसकी हर इच्छा को पूरी करता था, चाहे वो गलत हो या सही। काव्या मुन्ना से 4 साल बड़ी थी। दोनों बच्चे एक ही आंगन में खेलते खेलते धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, लेकिन उन दोनों की परवरिश में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ मुन्ना को हर चीज़ बिना मांगे ही मिल जाती, वहाँ काव्या को कोई भी महंगा सामान दिलाने से पहले उसके माँ बाप 10 बार सोचते थे। कुछ साल बाद, माँ, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है। कॉलेज की फ़ीस देनी है। आप पापा से कहकर प्लीज़ मुझे पैसे दिलवा दीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम तो पास कर लिया है मैंने और मुझे बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी मिल रहा है। तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? क्या ज़रूरत है इतने महंगे कोर्स में एडमिशन लेने की? चुपचाप से जाकर आसपास के मोहल्ले की सारी लड़कियों जैसे BA में एडमिशन ले ले, कम पैसों में डिग्री भी मिल जाएगी। और वैसे भी क्या करना है तुझे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर? देख, हमें तुझसे कोई नौकरी वगैरह नहीं करवानी, बस इतना पढ़ ले कि तेरी शादी आराम से हो जाए और तेरे ससुराल वालों को ये ना लगे कि तू अनपढ़ है। ये क्या बात हुई माँ? आपको पता है जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल रहा है ना, लाखों बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसका, लेकिन सिर्फ 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और खुशकिस्मती से मैं भी उन बच्चों में से एक हूँ। अगर आप लोग फ़ीस भर दोगे तो मेरा भविष्य संवर जाएगा। और ये किस तरह की सोच है? आपको नौकरी नहीं करानी है तो क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकती? मैं नौकरी करना चाहती हूँ। सारी ज़िंदगी घर में बैठकर रोटियां बनाना मुझे स्वीकार नहीं है। देख बेटा, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। जो थोड़ा बहुत पैसा है वो तेरी शादी के लिए संभाल कर रखा हुआ है, और वैसे भी सारा पैसा तेरी पढ़ाई में लगा देंगे तो कल को शादी कैसे करेंगे? तू कौन सा कल को नौकरी लगने के बाद कमा कर अपनी सैलरी हमें देने वाली है? नौकरी लग भी जाएगी तो तू अपने ससुराल वालों को ही खिलाएगी ना। कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपनी सारे जीवन की पूंजी बेटी को पढ़ाने में लगा देगा। पिता की बात सुनकर काव्या को बहुत दुख पहुंचता है।
वो समझ गई थी कि इस घर में बेटी बनकर जन्म लेकर उसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इस घर में उसके माँ बाप ज़रूर है, लेकिन उसको समझने वाला यहाँ कोई नहीं। उस दिन के बाद काव्या ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। उसके एडमिशन के लिए पैसे नहीं देने के कुछ दिन बाद, पापा मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, दिलवा दो ना। अरे क्या करेगा तू स्पोर्ट्स बाइक का? और स्पोर्ट्स बाइक बहुत महंगी आती है ना बेटा। ज़रूरी तो नहीं कि तू स्पोर्ट्स बाइक चला कर ही कॉलेज जाएगा। अगर तुझे चाहिए तो नॉर्मल बाइक में दिलवा सकता हूँ। पापा मैंने आपसे साफ साफ कह दिया, मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। अगर आप मुझे नहीं दिलवा सकते हो तो फिर ये प्यार का झूठा नाटक क्यों करते हो? अरे बेटा मैं क्या करूँ, मेरा बजट इतना नहीं है, इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? सूरज की बात सुनकर मुन्ना गुस्से से चिल्लाने लगता है। पापा सिर्फ दिखावे का प्यार करते हो आप मुझे। दुनिया को दिखाने के लिए आप और बड़े पापा हर समय मुझे ही खानदान का वारिस बताते हो, लेकिन मेरी एक खुशी नहीं देखी जाती आप लोगों से। अरे क्या फायदा ऐसे पैसे का जो एक ख्वाहिश पूरी ना कर सके? मुन्ने की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विनय सूरज के कमरे में आ जाता है। अरे क्या बात हो गई मुन्ना, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बेटा बड़े पापा को बताओ क्या बात है, मेरा लाडला है ना तू। रहने दीजिए बड़े पापा, आपको बताऊंगा तो आप भी पापा की तरह मुझे समझ के घुट्टी पिला देंगे। इस घर में ना मेरी खुशी देखने वाला कोई नहीं है। अरे बेटा तू एक बार क्या कर तो देख, जब तक तेरे बड़े पापा है ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू कोई चीज़ मांगे और मैं तुझे ला कर ना दे सकूं। ये हुई ना बात बड़े पापा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। 3-4 लाख में आ जाएगी। कोई ऐसा 2-4 करोड़ का सामान नहीं मांगा है मैंने जिसके लिए पापा मुझे इतनी बात सुना रहा है। मुन्ना की बात सुनकर विनय थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। अच्छा चल ठीक है, तू नाराज़ मत हो, ऐसा कर 4 लाख मुझसे ले ले और जाकर अपने पसंद की स्पोर्ट्स बाइक खरीद ले बस। अगले दिन विनय के दिए पैसों से मुन्ना स्पोर्ट्स बाइक खरीद कर घर ले आता है। मुन्ना को स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए देखकर काव्या को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। वो अपनी अहमियत इस घर में समझ चुकी थी। सब कुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक से विनय को दिल का दौरा पड़ता है और घर वालों की कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाती। उसके जाने के बाद घर पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ भाभी। इतनी अच्छी नौकरी थी भैया की, और सरकारी नौकरी को यूं ही तो मिला नहीं करती। अब देखो ना, खानदान में एक भैया की ही इतनी अच्छी नौकरी लगी थी, लेकिन वो भी कहाँ पूरी नौकरी कर सके। हाँ, होने को कौन टाल सकता है। अब ऐसे तो सरकार का नियम है कि अगर अचानक से किसी की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी या किसी एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिल सकती है। आप ट्राई तो करो। अरे दीदी, अब भाभी कहाँ इस उम्र में नौकरी कर पाएंगी? कभी घर से बाहर निकली नहीं, घर की चौखट लांग कर कभी बाजार तक गई नहीं, अकेले कहाँ भैया की नौकरी करेंगी? हाँ बहन, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि भाभी तो नौकरी नहीं कर सकती और भगवान ने बेटा इन्हें दिया नहीं। बड़ी दुविधा है। देखो हाथ में नौकरी है लेकिन ले नहीं सकते ये लोग। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ बेटे को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है? अरे काव्या, क्या विनय भाई साहब की संतान नहीं है? उनकी नौकरी तो उनके किसी भी बच्चे को मिल सकती है। मैं तो कहता हूँ भाभी, अपनी बेटी का नाम लिखवा दीजिए कागजों में। अरे जीवन बन जाएगा उसका और आपको भी सहारा हो जाएगा। रुचिका औरतों के बीच में चल रही बातों को सुन तो रही थी, लेकिन अभी उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया था। मेहमानों के जाने के बाद, भाभी मैं जानती हूँ वैसे तो ये समय ये सारी बातें करने का नहीं है, लेकिन फिर भी करनी तो होगी ना। क्या सोचा आपने? भाई साहब की नौकरी काव्या को दिलवा रही हैं या नहीं? देख छोटी, इसी दिन की घबराहट में तो तुम्हारे भाई साहब हमेशा से एक बेटा चाहते थे। आज अगर हमें एक बेटा हुआ होता ना तो हमें इतना सोचना विचारना ना पड़ता। अरे बाप की जिम्मेदारी बेटा ही तो निभाता है, लेकिन क्या करें, हमारे साथ तो भगवान ने ही अन्याय किया है। और तू खुद ही सोच, इस काव्या को अपने पति की नौकरी देने का फ़ायदा क्या है? आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी है। ये कल को शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी तो हमारा सुख दुख देखने के लिए कौन सा यहाँ आने वाली है? ये सब ना कहने की बात होती है। एक बार बेटियों की शादी हो जाती है वो मुड़ कर भी नहीं देखती। ऐसे कैसे मैं इसे उनकी नौकरी का अधिकार दे दूँ? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक सलाह दूँ। हाँ हाँ छोटी, बोल ना, तू मेरी छोटी बहन की तरह है। तेरे मन में कोई बात है तो खुलकर मुझसे कह सकती है। भाभी, मुन्ना को तो आपने हमेशा अपना बेटा ही समझा है, और मुन्ना भी मुझसे ज़्यादा आपको ही अपनी माँ समझता है। क्यों ना आप कानूनी रूप से उसे गोद ले ले। एक बार कागज़ों में वो आपका बेटा साबित हो जाए, उसके बाद भाई साहब की ये नौकरी आप मुन्ना को दिलवा दीजिए। मुन्ना का सारा जीवन संवर जाएगा
और वैसे भी भाई साहब के जाने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी तो मुन्ना की ही है ना। जेठानी रुचिका को देवरानी प्रेमा की बात जच जाती है। माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुन्ना को अपना वारिस बनाने वाली है? मैं पूछती हूँ, ज़रूरत क्या है ये सब करने की? आप जानती भी हैं कुछ मुन्ना के बारे में, उसका चाल चलन कैसा है, घर से बाहर निकल कर वो क्या करता है, आपको कुछ खबर भी है? आपकी आंखों के ऊपर ना ये ममता का चश्मा जो है उतार दीजिए। एक बार आंख खोल कर देखिए, पापा की सारी जीवन की पूंजी आप किसके हाथ में थमा रही हैं? अपनी माँ के साथ इस तरह से बात करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? और तू होती कौन है मुझे ये सब ज्ञान देने वाली? विनय मेरे पति थे, उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति, नौकरी, हर चीज पर पहला अधिकार मेरा है। मैं चाहे वो जिसको भी दूं, मेरी मर्जी। तू मुझे बताने वाली कौन है? कभी कभी तो मुझे शक होता है माँ कि मैं वाकई तुम्हारी बेटी हूं भी या नहीं, या मुझे कहीं सड़क से उठा लाए थे आप लोग। अरे मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, इसी घर में जन्म लिया है मैंने। और उस मुन्ना को अपना बेटा बनाने से पहले एक बार मेरी तरफ देख लिया होता आपने। डिग्री तक ढंग से नहीं कर पाया है मुन्ना, जाली सर्टिफिकेट बनवा रखा है उसने, और एक मैं हूँ, इतने अच्छे नंबरों से पास होने के बाद भी मेरी फीस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। खैर, जो हुआ सो हुआ, बीती बातों को जाने दीजिए। लेकिन अब तो आप आँख खोल लीजिए, पापा की ये नौकरी मुन्ना के हाथ में मत सौंपिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आपका और इस घर का पूरा ख्याल रखूंगी, और मैं ये सब करने में सक्षम हूँ। आपको एक बेटी की ज़रूरत आखिर है क्यों? जब तक शादी नहीं होती ना, तब तक लड़कियां ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करती हैं। एक बार शादी हुई, उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखेगी तू इस घर की तरफ। आखिर में काम तो मेरा मुन्ना ही आएगा ना, तो क्यों मैं कल का इंतज़ार करूं? मैं आज के आज ही उसे अपना बेटा बनाऊंगी और अपना वारिस घोषित करूंगी। अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, यहाँ तक कि अपने पति की नौकरी भी मैं उसे ही दूंगी, ताकि कल को बुढ़ापे में मेरी सेवा करते समय उसके मन में भी कोई मलाल ना रहे। अपनी माँ की ओछी बातें सुनकर काव्या का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। जैसा कि रुचिका ने सोचा था उसने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में वो कानूनी प्रक्रिया से मुन्ना को गोद ले लेती है और उसके बाद मुन्ना को विनय की नौकरी मिल जाती है। इसी बीच काव्या के लिए एक के बाद एक रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। काव्या भी शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। मुन्ना की नौकरी लगने के बाद शुरुआत में तो कुछ दिन सब कुछ सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे मुन्ना के तेवर बदलने लगते हैं। एक दिन, अरे बेटा, चंदू कह रहा था कि तूने उसे काम से निकाल दिया है, वो कल काम से नहीं आएगा। इतना पुराना नौकर था, उसे काम से निकालने की क्या जरूरत थी? पूरा दिन खाली तो बैठी रहती हो आप, थोड़ा हाथ पैर हिलाती रहोगी तो बुढ़ापा थोड़ा कम कष्ट में निकलेगा, वरना जंग लग जाएगा आपकी हड्डियों को। आज से घर की साफ सफाई का काम आपका है। बिना बात उस चंदू को तनख्वाह देनी पड़ रही थी, 4 पैसे बचेंगे तो घर के काम में आएंगे ना। ये क्या तरीका है अपनी बड़ी माँ से बात करने का? भूल गया कि आज तू जो ये सूट बूट पहनकर सरकारी बाबू बना घूम रहा है ना, ये भाभी की मेहरबानी है। अगर वो तुझे गोद लेने से इनकार कर देती तो अपनी बाइक पर बैठकर आवारागर्दी ही कर रहा होता। ये मत समझ कि मुझे तेरी हरकतों के बारे में पता नहीं है। माँ हूँ मैं तेरी, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। मैं ही थी जिसने भाभी के सामने जाकर तेरी सिफारिश की थी, जिससे तेरा जीवन संवर जाए। मुझे क्या पता था कि तू बड़ों की कदर करना इतनी जल्दी भूल जाएगा। मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एहसान नहीं किया है बड़ी माँ ने। बुढ़ापे में मुझसे सेवा करवानी थी, इसलिए ये नौकरी और ये मकान मेरे नाम किया है। कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। और बड़ी माँ की कोई ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। जो अपनी बेटी की सगी नहीं हो सकी, वो मेरी क्या सगी होगी। मैंने क्या देखा नहीं है उन्होंने काव्या के साथ क्या क्या किया है, सिर्फ इसलिए ना कि उनको अपने बुढ़ापे का इंश्योरेंस चाहिए था। तो बिगड़ा हुआ तो पहले से ही था, अब बदतमीज भी हो गया है, छोटे बड़े का लिहाज तक भूल गया है। चलो, अब अगर मैं बदतमीज साबित हो ही गया हूं तो ठीक है, ऐसा करो कल से आप भी बड़ी माँ के साथ घर की साफ सफाई में उनका हाथ बटाना। मुझे घर में खाली बैठा हुआ कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। सारे नौकरों की कल से छुट्टी है, सारा काम आप 3 बूढ़े मिलकर करोगे। और हाँ, जिसे एतराज हो ना, वो ये घर खुशी से छोड़कर जा सकता है। बोलना मत। अब इस घर का और सारी प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक मैं हूँ। मुन्ना, घर के काम तो मैंने कभी जवानी में भी नहीं किए, और इस तरीके से तो मेरे पति ने भी मुझसे कभी बात नहीं की, और तू कल का लड़का आकर मुझे पाठ पढ़ा रहा है। अब इस घर का मालिक मैं हूँ, सबको वैसे ही रहना होगा जैसे मैं कहूँगा। और हाँ, मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर मेरे हिसाब से नहीं रह सकते तो घर छोड़कर जा सकते हैं।
मुन्ना की बात सुनकर तो रुचिका के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। अपनी बेटी का हक मारकर सारी जिंदगी तेरी इच्छा पूरी की हमने, अपनी बेटी से ज्यादा प्यार किया और तू हमें आज ऐसे दिन दिखा रहा है। ठीक कहती थी काव्या तेरे बारे में। अच्छा बरसों बाद बेटी पर लाड टपकने लगा। ठीक है, निकलो इस घर से बाहर, जाओ, जाकर अपनी बेटी की गोद में सर रख करो, जाओ। मुन्ना रुचिका को घर से बाहर निकाल देता है। रोते हुए रुचिका अपनी बेटी काव्या के पास पहुंचती है और उसे अब तक हुई सारी बातें बताती है। आप ठीक कहती थी मम्मी, शादी के बाद अब मुझे मायके से क्या मतलब। अब तो मैं अपनी घर गृहस्थी देखूंगी ना, मायके के मसलों से मुझे क्या मतलब। यही कहा था ना आपने कि शादी के बाद बेटियां मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखती हैं। तो फिर आप मेरे पास किस उम्मीद से आई हैं। हर वैसे भी जीवन भर आपने मुझे कब अपनी बेटी समझा है। मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपकी ही संतान हूँ, जिसको आपने अपना बेटा समझा, अपनी प्रॉपर्टी, प्यार और पैसा दिया। अब अपना सुख दुख आप उसी के साथ बांटिए। मेरा तो उस घर से रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने वहाँ से विदाई ली थी। इतना कहकर काव्या उठकर चली जाती है। रुचिका को समझ में आ गया था कि जो उसने जीवन भर बोया था उसे काटने का समय आ गया है। उसने सारी जिंदगी सिर्फ एक बेटे की चाह में अपनी बेटी को दुख दिया। अब जो उसके साथ हो रहा था उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थी। अपने बहते हुए आंसुओं को साफ करके रुचिका वापस अपने घर की ओर चल देती है, क्योंकि वही नर्क अब उसकी नियति था।